चार्ल्स आगस्टान लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। आपको पता है इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी वजह है उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग के अपने बेटे की मौत में संभावित संलिप्तता। आखिर एक बाप अपने मासूम बेटे की हत्या क्यों करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्या उसने कभी किसी टोटके के लिए अपने बेटे की जान ले ली, या फिर उसने ही उस मासूम को मारा जिसे फांसी दी गई? ये कहानी बेहद दिलचस्प है और न्यू जर्सी में 100 साल बाद इस मासूम के कत्ल का मामला इस समय खूब चर्चा में है। नमस्कार, आदाब। आज की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है और एक 20 महीने के मासूम की मौत का मामला है। इस मामले में एक व्यक्ति जो फर्नीचर का काम करता था, उसको फांसी भी हो चुकी है। लेकिन 100 साल बाद पता चला है कि इस मासूम के मर्डर में उसके पिता का भी हाथ हो सकता है। जांच नए सिरे से शुरू हो गई है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपराध की ये कहानी सुन रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब ये बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि लिंडबर्ग जूनियर की मौत में उसके पिता का ही हाथ था या फिर किसी और ने उस मासूम की जान ली। दरअसल 1 मार्च 1932 को जब 20 महीने के चार्ल्स आगस्टन लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया था, 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे छत बिछत हालत में उसकी लाश मिली थी। इस घटना को क्राइम ऑफ द कंट्री उस समय कहा गया था। यह मामला अमेरिका के न्यू जर्सी में 100 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी इस मामले की चर्चा खूब है। और जब से यह मामला खुला है, लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हो रही है। अब बच्चे की मौत के बारे में नई नई अटकलें और सबूतों के डीएनए परीक्षण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल यही एक वजह है कि इस घटना की जांच की फिर से डिमांड होने लगी है। दरअसल चार्ल्स आगस्टन लिंडबर्ग जूनियर का केस लगभग 100 साल पुराना है और इसे सदी का अपराध यानी क्राइम ऑफ द कंट्री के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह इस घटना के नाटकीय विवरण और बच्चे के माता पिता की हाई प्रोफाइल स्थिति थी। चार्ल्स ए लिंडबर्ग की मां एन मारो लिंडबर्ग एक राजनयिक की बेटी थी और पिता चार्ल्स लिंडबर्ग एक विमान चालक थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी करके खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। चार्ल्स ऑगस्टन लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इसकी वजह उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग के बेटे की मौत में संभावित संलिप्तता है। इसको लेकर एक विचित्र और भयानक सिद्धांत और साक्ष्य के डीएनए परीक्षण के लिए कानूनी दबाव ने मिलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाले हत्या रहस्यों में से एक को फिर से जनता के ध्यान में ला दिया है। अप्रैल 1936 में एक जर्मन अप्रवासी हाउप्टमैन को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई थी, जो बढ़ई के रूप में काम किया करता था और न्यूयॉर्क शहर के ब्रोक्सबोरो में रहता था। अब इस मामले में उसकी परपोती
भतीजी सीजन लव और उसकी चाची ने हाल ही में डीएनए नमूने प्रदान किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यू जर्सी की अदालतें आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने का रास्ता साफ करने का फैसला करेंगी कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी, और यदि नहीं, तो क्या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था या फिर परिवार का कोई और व्यक्ति इस घटना में शामिल था। सीजन लव ने मीडिया को बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती कि ऐसा उसने किया। हॉफ्टमैन और उसकी विधवा ने अपनी बेगुनाही और बचाव पक्ष की दलील को अंत तक बनाए रखा, लेकिन अगर सबूत इस मामले से जोड़ते हैं तो ऐसा ही हो, मैं सच जानना चाहती हूँ। दरअसल चार्ल्स ऑगस्टन लिंडबर्ग जूनियर 20 महीने का था जब 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के इस एमवेल में अपने बेडरूम से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अपहरण के बाद घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी, एक छेनी और फिरौती की एक चिट्ठी मिली थी। हालांकि इसके बाद फिरौती के लिए कई चिट्ठियां मिलती रहीं, जिनमें फिरौती की रकम हर चिट्ठी में बढ़ती गई। परिवार ने फिरौती के लिए $50,000 के भुगतान की व्यवस्था की, लेकिन 10 हफ्ते बाद 12 मई को बच्चा मृत पाया गया। न्यू जर्सी पुलिस के नेतृत्व में जांच सितंबर 2034 तक चलती रही, जब फिरौती की रकम में से एक $10 की गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांचकर्ता गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर हॉफ्टमैन तक पहुंचे। बाद में उसके गैरेज में फिरौती के $13,760 भी बरामद किए। हालांकि इसके बाद हॉफ्टमैन ने कहा कि उसे पैसे एक ऐसे व्यक्ति ने रखने के लिए कहा था जो मुकदमे से पहले जर्मनी में मर गया था। इसके साथ ही अपहरण की जगह से उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले और न ही उसने अपराध स्वीकार किया। साथ ही जांचकर्ताओं को इस बात का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला कि कैसे एक अकेले अपहरणकर्ता ने बारिश के बीच दूसरी मंजिल से बच्चे का अपहरण कर लिया। दरअसल जब जो समय बच्चे के अपहरण का था, उस समय उस इलाके में बारिश हो रही थी, वो भी तब जब घर में 5 वयस्क और एक कुत्ता मौजूद थे। हालांकि हॉफमैन को न्यू जर्सी के फ्लेमिंगटन में 6 सप्ताह के मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। जब चार्ल्स ऑगस्टन लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण और उसकी हत्या हुई थी, तब उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग राष्ट्रीय हीरो थे, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिंगल उड़ान पूरी की थी। लेकिन इतिहास उस प्रसिद्ध पायलट को कहीं अधिक गंभीरता से देखेगा जिसकी 50 साल पहले मृत्यु हो गई थी। लिंडबर्ग यूजेनिक्स के अध्ययन से आकर्षित थे। 1938 में एडोल्फ हिटलर की ओर से हरमन गोएरिंग से विमान में उनके योगदान के लिए पदक स्वीकार करने के बाद मीडिया द्वारा उनकी निंदा की गई थी। कई लोगों ने इसे नाजी शासन के प्रति उनकी सहानुभूति के संकेत के रूप में देखा गया था। कैलिफोर्निया के एक रिटायर्ड जज लाइस पर्लमैन अब इस बात की अटकलें लगा रही हैं कि चार्ल्स लिंडबर्ग किसी और भी भयावह काम के लिए सक्षम थे और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उन्होंने अपने बेटे की बलि दी, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई।
पर्लमैन ने अपनी किताब द लिंडबर्ग किडनैपिंग सस्पेक्ट नंबर 1 द मैन हु गॉट अवे में लिखा है, मैं समय की दूरी का लाभ उठाते हुए लड़के के पिता को उसके अपहरण और हत्या में एक संभावित संदिग्ध के रूप में मानती हूँ। लिस्ट के अन्य सभी लोगों की तरह वे एक भूल करने वाले इंसान हैं, देवता नहीं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अन्य लिंडबर्ग शोधकर्ता गहरी संदेह के साथ देखते हैं। बहरहाल, न्यू जर्सी में इस समय इस केस को नए सिरे से खोलकर जांच करने की मांग हो रही है। अगर ये केस खुलता है और नए सिरे से जांच होती है, तभी ये पता लग पाएगा कि आखिर जूनियर लिंडबर्ग का मर्डर कैसे हुआ। क्या उसके पिता उसकी मौत में इन्वॉल्व थे या फिर वो लकड़ी का काम करने वाला हॉफमैन। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।